हेलो पापा के परी और माँ के लाडलो। पापा के परी और माँ के लाडलो, आप सभी का पावर ग्रिड 2023 महामैराथन एग्जाम तक में स्वागत करते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड का तैयारी चालू है, जो कि इलेक्ट्रिकल आई करवा रहा है। जो कि यहाँ पे सेट प्रैक्टिस होता है मॉर्निंग में, जो कि 10 बजे से रहता है। क्या 10 बजे बोल रहे हैं, 7:30 बजे से रहता है, जो कि ऑफलाइन गया में है। जो भी स्टूडेंट गया में है वो आकर के ऑनलाइन ऑफलाइन सेट मार सकते हैं और डेली सॉल्यूशन होते रहता है इसका, तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसी का सेट जो है ऑनलाइन सॉल्यूशन यहाँ पे हम करने आए हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सॉल्यूशन करने आए हैं। अगर आप ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। रेगुलर टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले लीजिएगा। उसके बाद आप OMR शीट पे रख करके और अपना जो कमेंट में है नंबर आता है वो शेयर कर दीजिएगा। और वो सेट को सॉल्यूशन अभी जो हो रहा है वो सॉल्यूशन हो रहा है। तो इसी तरह से सेट का सॉल्यूशन चलते रहता है। यहाँ पे एक दिन टेक्निकल, एक दिन जो है सो नॉन टेक चलता है। तो अल्ट्रावाइज करके है, तो यही उसका सॉल्यूशन करने आ गए हैं। तो चलिए आज का जो सॉल्यूशन है उसको शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 101 से टेक्निकल का है, जो कि टेक्निकल में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द वेरिएबल लॉस इन द रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन में वेरिएबल लॉस कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाए। जो कॉपर लॉस एंड स्टील लॉस जो होता है वेरिएबल लॉस होता है। वेरिएबल लॉस होता है, जो कि क्या होता है, रोटेटिंग मशीन को रोटेटिंग होने से होता है। वेरिएबल लॉस होता है। कॉपर लॉस जितना लोड देंगे उतना लॉस होगा, स्टील लॉस भी जितना स्पीड होगा उतना लॉस होगा। तो कॉपर लॉस एंड स्टील लॉस जो है, जो कि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस इन मशीन। तो देखिएगा मशीन का लॉसेज जो होता है, टोटल लॉस जो होता है, टोटल लॉसेज जो होता है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो लॉस होता है कई तरह का होता है। एक होता है जो कि कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक होता है कोर लॉस होता है, कोर लॉस या आयरन लॉस होता है। और यहाँ पे तीसरा एक और लॉस होता है जो कि मैकेनिकल लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा था। तो यहाँ पर देखिए कॉपर लॉस में जो होता है, कॉपर लॉस में क्या होता है कि इसमें कॉपर लॉस होता है संट कॉपर लॉस होता है सीरीज। जो भी इसमें आर्मेचर में संट लॉस होता है, और फील्ड में जो होता है संट लॉस जो होता है, जो फील्ड में होता है, और मेजर लॉस होता है जिसमें कॉपर लॉस इसको कहते हैं। आगे चलते हैं, इसमें एक और जो होता है आयरन लॉस। जो आयरन लॉस में कहते हैं कि आयरन लॉस में क्या होता है, तो यहाँ पे हिस्टेसिस लॉस होता है, हिस्टेसिस लॉस होता है, और एक ईडी करंट लॉस होता है, जो कि आयरन लॉस में होता है, जो कि कोर लॉस में आता है। कोर लॉस में हो गया। तो तीसरा है कि मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस में जो होता है, इसमें होता है फ्रिक्शन लॉस होता है। उसके बाद होता है कि विंडेज लॉस होता है, जो कि मैकेनिकल लॉस में होता है। तो यही हो गया इसका आंसर, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कॉपर लॉस और स्टील लॉस है, जो कि वेरिएबल लॉस है। मैकेनिकल लॉस भी लगभग कांस्टेंट ही होता है। तो वेरिएबल लॉस इसलिए होता है कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। कोर लॉस और कॉपर लॉस भी डिपेंड करता है I²R, जितना लोड देंगे तो उतना लॉस होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रांजिस्टर द एक्टिव ट्रांजिस्टर। एक्टिव ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसमें पियाजू जो इलेक्ट्रो पैसिव ट्रांजिस्टर है वो जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर इट्स सेल्फ वर्क ऑन सोर्स पावर सोर्स की तरह, मतलब कि जो पियाजू जो होता है वो एक्टिव की तरह वर्क करता है।
तो एक्टिव सोर्स ट्रांसफार्मर हो, एक्टिव ट्रांसड्यूसर इसी को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्हाट इज द टिपिकली यूज एंड द ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या टिपिकली यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरिएबल ट्रांसफार्मर होता है। वेरिएबल ट्रांसफार्मर कहने का मतलब जो होगा कि एक कोर इसका जो होता है एक ही होता है, जिसमें बाइंडिंग होता है, इस तरह से बाइंडिंग होता है। और यहाँ पे जो होता है कि आउटपुट, ये इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। यहाँ पे अगर आउटपुट लेते हैं तो ये टेपिंग किया हुआ रहता है, ये क्या रहता है, टेपिंग किया हुआ रहता है, जो कि आउटपुट यहाँ पे रहता है। तो इसी तरह से तब क्या हो गया, वेरिएबल ट्रांसफार्मर, जितना आउटपुट चाहिए उतना ले लेंगे। लेकिन नॉर्मल में क्या होता है कि डायरेक्ट आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर फ्लोइंग पाथ। जो ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है किस तरह से फॉलो करता है पाथ को, तो किस तरह का होता है, तो लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 का जो हो जाएगा, जो कि 2 ऑप्शन हो जाएगा सही, लो रिलक्टेंस पाथ है। मतलब कि जैसे कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस जैसे होता है कि करंट को फॉलो करने नहीं होने देता है, तो इसी तरह होता है मैग्नेटिक में। मैग्नेटिक में ये इलेक्ट्रिकल में था, तो यहाँ मैग्नेटिक में रिलक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को रिलक्टेंस कहते हैं, करंट को फ्लक्स कहते हैं। तो इसी तरह से होता है, लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कन्वेंस टाइम नॉर्मल जीरो। कह रहा है कि इन विच ऑफ दीज रिवर्स रिकवरी टाइम नॉर्मली जीरो। रिवर्स रिकवरी टाइम जीरो किसका होता है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। जो शॉर्टकी डायोड होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है लगभग जीरो होता है। रिवर्स रिकवरी जो टाइमिंग होता है लगभग जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो शॉर्टकी डायोड जो होता है वो शॉर्टकी डायोड होता है जो मेटल फील्ड रहता है, इसमें मेटल फील्ड डायोड होता है। तो इसी तरह से इसका क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है बहुत कम होता है। रिवर्स रिकवरी जो टाइम होता है बहुत कम होता है, क्योंकि जब यहाँ कैपेसिटिव नेचर का बनेगा नहीं, जैसे मेटेलिक मैटर रहता है, तो यहाँ पे करंट जितना स्पीड से करंट फॉलो करता है उतना देर से कटता भी है। तो यहाँ पे जो डायोड बनता है यहाँ पे कैपेसिटेंस स्टोर नहीं होता है, स्टोर लगभग नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, शॉर्टकी डायोड हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। सबसे कम ट्रांसफार्मर है जो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा ट्रांसफार्मर का रेटिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 106 का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 kVA 600 हर्ट्ज। मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो साइज होता है, क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट साइज जो ट्रांसफार्मर का साइज होता है, साइज होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा साइज। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो साइज बड़ा बनेगा। तो इसी तरह से पावर ट्रांसफार्मर भी होता है। तो इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा देर क्यों रखें। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, साइज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। यही कहें, साइज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। तो यही कह रहेगा स्मॉलेस्ट साइज कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा है कि नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर टर्म इन द फुल लोड करंट टिपिकली। क्या होता है कि नो लोड करंट जो होता है ट्रांसफार्मर का इन टर्म ऑफ फुल लोड करंट टिपिकली, क्या होता है कि नो लोड में करंट क्या होता है, नो लोड में, और फुल लोड में करंट क्या होता है, तो टिपिकली क्या परसेंटेज होता है। क्या करें, नो लोड करंट ट्रांसफार्मर इन टर्म ऑफ फुल करंट टिपिकली कितना होता है। तो क्वेश्चन नो लोड कह रहा है कि जो नो लोड करंट होता है लगभग कितना होता है, तो लगभग 4% के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर जो 107 का आंसर जो हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही है, तो 4 से 12% होता है। 4 से लेकर के 12% तक होता है नो लोड करंट। आई नोट कहने का मतलब, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ये डिफिनेशन बता देते हैं कि यहाँ पर ये होता है
और ये जो होता है ये आई नोट होता है, आई डब्लू होता है, आई मैग्नेटाइजिंग इसी तरह से होता है। तो आई नोट जो होता है 4 से लेकर के लगभग 15% होता है, 4 से 15% के आसपास होता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या 107 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 108 में कह रहा है कि गुड ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी नॉट हैव वाटर मोर देन, जो कि जो गुड ट्रांसफार्मर ऑयल का जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर का कौन सा शुड नॉट हैव, क्या कह रहा है गुड ट्रांसफार्मर अच्छा ट्रांसफार्मर कौन होगा, ऑयल शुड नॉट हैव वाटर मोर देन, मतलब कि जो ऑयल होता है उसमें प्रतिशत कितना होता है वाटर का, ये पूछ रहा है कि जिसमें वाटर का प्रतिशत कम होगा वो क्या होगा गुड होगा, यही कहने का मतलब है। तो ऑयल में कम वाटर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो कितना मिनिमम वाटर होता है उसके बारे में बता रहा है कि वाटर का मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही है, 8 ppm होता है, 8 ppm होना चाहिए जो कि गुड ट्रांसफार्मर का होता है, शुड भी 8 ppm से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि तो यहीं पे बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो रहता है वो 8 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या वाटर मॉइस्चर 8 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 kV ट्रांसफार्मर है हैज़ द नो लोड, कॉपर लॉस कितना है 1000 वाट है, 1000 वाट है एंड फुल लोड है, आयरन लॉस कितना है 1000 वाट है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 का आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें जो दिया गया है फिर भुला जाएंगे। जो कि केवीए रेटिंग कितना है, रेटिंग है 100 केवीए है, 100 केवीए है। और इसी तरह से कॉपर लॉस कितना है 1000 वाट है, और आयरन लॉस कितना है वो भी 1000 है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि क्या पूछ रहा है उसको देखेंगे और बनाएंगे। चलिए तो इसमें क्रॉप करते हैं, लास्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। यार कहाँ चल जाते हैं, बहुत शोर होता है स्टूडेंट, क्या बताएं, कोई ऑप्शन नहीं है, बस आप सबसे जुड़े हुए हैं तो करते रह रहे हैं। आप अपना एम को देखिए, क्या डिस्टर्बेंस है उसको मत देखिए। तो कह रहा है एट हाफ लोड एंड 0.1 पावर फैक्टर लैगिंग इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर कितना होगा, हाफ लोड पर कितना होगा इफिशियंसी वो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर जो हो जाएगा 20 सही होगा, 96% हो जाएगा। दोस्तों स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 9 में एरर दिख रहा है, तो उसको देखते हैं, आगे देखेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो लास्ट में बता देंगे मैथ वाला में। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यहाँ पर देखिएगा द रिजल्ट ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एट द वोल्टेज अप्लाइड इतना वोल्टेज एंड करंट अराउंड 0.5 एम्पियर, पावर कंजप्शन इतना, द करस्पॉन्डेंस रिसेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, रिएक्टेंस क्या होगा, तो ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 110 में देखिए कि इसमें जो दिया गया है उसको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है। ये सर्किट होता है जो ट्रांसफार्मर का होता है, यहाँ पे ये सर्किट दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है आई नोट का मान निकल जाता है, यहाँ से ये आई नोट का मान होता है। ये क्या होता है, जो कि ये सर्किट होता है तो यहाँ आई नोट हो जाता है और यहाँ आई डब्ल्यू इसको बोलते हैं और इधर आई एम होता है। तो ये पावर जो दिया गया है 30 वाट यहाँ दिया गया है, पावर 30 वाट दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे वर्किंग आई नोट का मान 0.5 दिया गया है, 0.5 दिया गया है।
तो यहाँ पे इसका आई का मान इसमें निकालना है। आई जो वर्किंग कॉपर का जो होता है तो उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहले उसको निकाल लेते हैं, जो कि देखिएगा यहाँ पे वोल्टेज का मान दिया है 100 वोल्ट दिया गया है, और जो पावर का मान 30 है जो वर्किंग वाला है ये वाला। तो यहाँ पे पुट करेंगे P बराबर वी आई। तो P जो दिया गया है 30 दिया गया है, 30 दिया गया है, यहाँ V दिया गया है 100 और I का मान इतना दिया गया है। तो I का मान क्या हो जाएगा कि 30 अपॉन जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका मान 0.3 आ गया। तो यहाँ पर एक इक्वेशन होता है, इसको बता रहे हैं यहाँ पे एक इक्वेशन जो होता है, यहाँ पे आई नोट बराबर जो होता है, आई नोट बराबर जो होता है आई नोट के स्क्वायर प्लस आई एम का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमको आई एम का निकालना है, क्योंकि नो लोड रिएक्टेंस निकालना है। जो ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग का रिएक्टेंस निकालना है। तो देखिएगा यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आई एम बराबर हो जाएगा आई एम के स्क्वायर बराबर आई नोट माइनस आई डब्ल्यू के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आई एम का मान जो निकालेंगे हम लोग, तो अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट हो गया आई नोट का मान 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई डब्ल्यू का मान 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे तो 0.25 हो जाएगा, 3 4 5 होगा, 5 25 हो गया तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और 3 3 9 0.9 हो जाएगा। तो कितना होगा 1.6 हो जाएगा लगभग। आई एम का मान कितना आ जाएगा, आई एम का मान जो होगा अंडर रूट 1.6 हो जाएगा। तो लगभग 0. क्या होगा 4 आ जाएगा। तो आई नोट का मान कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। नॉमिकल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो कि आई एम का मान कितना आ गया, आई एम का मान कितना आ गया 0.4 आ गया यहाँ से। तो यहाँ पर निकालना है रिएक्टेंस। तो आई एम का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो वोल्टेज 100 वोल्ट दिया गया है, नो लोड करंट इतना दिया गया है, कट जाएगा तो 25 चौके 100 250 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कितना है 250, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे यही था क्वेश्चन नंबर। आगे देखते हैं 110 हो गया, 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो बताना है। तो अंडर रूट एल बाई सी होता है, अंडर रूट एल बाई सी होता है। लॉसलेस जो होता है, जो कि लॉस नहीं होता है, तो उसमें तो देखिएगा यहाँ पे जो है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन मोड जो हो जाएगा। लॉसलेस का मतलब जो हो गया, यहाँ पे इंडक्टेंस पैदा होता है, यहाँ पे कैपेसिटेंस पैदा होता है, रेजिस्टेंस का मान नहीं होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होता है। तो यही हो जाता है इसका लॉसलेस मान क्या हो जाता है, तो अंडर रूट एल सी हो जाता है, अंडर रूट एल बाई सी हो जाता है लॉसलेस एंगल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट क्या इंडिकेट करता है, तो बताइएगा क्या होगा। तो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है आरएमएस मेजर करता है। रेक्टिफायर आरएमएस होता है, जो कि एसी पर वर्क करता है। तो एसी वाला हमेशा आरएमएस मान होता है, आरएमएस मान होता है एसी का। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 में है, गामा रेंज हैव द रेंज ऑफ। गामा का रेंज कितना होता है गामा रेंज का, तो ये ऑप्शन 10 के पावर -2 से 10 के पावर -3 होता है मीटर। जो कि गामा रेंज का जो होता है ओमेगा डिस्टेंस जो होता है, स्पीड नहीं ओमेगा है, ओमेगा वेवलेंथ, जिसको वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ कितना होता है, तो 10 के पावर -2 से 10 के पावर -3 मीटर तक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहा है। तो पी यहाँ एक इक्वेशन होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू इंटू एच होता है। तो इसका मान क्या होता है वो बताना है। ये जो फोर्स होता है,
ये जो एच होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इसको बोलते हैं। और इसको बी को जो बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा 114 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। एम्पियर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्ट्रेंथ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए एच का जो फार्मूला होता है वो बता दे रहे हैं कि एच बराबर जो फार्मूला होता है करंट थ्रू द कॉइल, करंट थ्रू कॉइल अपॉन द पर यूनिट लेंथ ऑफ द मीटर, पर यूनिट लेंथ इन मीटर, मीटर में लेंथ। तो यही है, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। तो करंट ऊपर करंट का मान है, इधर लेंथ का है, तब एम्पियर पर मीटर हो जाएगा इसका मान। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 115 में व्हाट डज द एसीआर शॉर्ट सर्किट रेशियो, एसीआर जो है शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होगा, सिंक्रोनस यील्ड का, सिंक्रोनस यील्ड का शॉर्ट सर्किट एसीआर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही, सी ऑप्शन सही है। 1/एक्सेस पर यूनिट रिएक्टेंस इसको बोलते हैं एसीआर जो होता है। इसका फार्मूला एक बार बता देते हैं एसीआर का, जो कि एसीआर का फार्मूला होता है, जो कि होता है करंट टू जनरेट वेरिएबल वेरिड ऑन द ओपन सर्किट। करंट जो वेरी करता है, एसीआर जो है एसीआर जो है उसका फार्मूला होता है करंट होता है, क्या यार यहाँ पे होता है पर यूनिट जो हो जाता है कि 1/एक्सेस हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इतना ही याद रखिए, ज़्यादा डीप नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो हो जाएगा द स्टेपिकल डेंसिटी ऑफ द पिंक नॉइज वैरीज, पिंक नॉइज वैरीज करता है स्टेपिकल डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 116 का कह रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 116 का सी हो जाएगा। द स्टेपिकल डेंसिटी, स्टेपिकल डेंसिटी क्या होता है, पिंक नॉइज वैरी करता है। पिंक नॉइज किस पर वैरी करता है, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पिंक नॉइज रिफर्स टू द नॉइज हु पावर स्टेपिकल डेंसिटी वैरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये वैरीज। पिंक नॉइज जो बोल रहा है कि आयल होता है ट्रांसफार्मर का, जो आयल का कलर पिंक होता है उसको डिपेंड करता है उसको फ्रीक्वेंसी पर। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर लगाते हैं तो लॉसेस ज़्यादा होता है, जल्दी ख़राब होता है। मतलब एडजस्ट करके समझाने के लिए बता रहे हैं कि 1/f क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 116 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 ए शंट इन द करंट इज रेजिस्टेंस कनेक्टेड, किस में कनेक्ट करते हैं, शंट करने के लिए क्या करते हैं, द शंट इन द करंट मीटर, शंट इन ए करंट मीटर इज ए रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। शंट करने के लिए रेजिस्टेंस, करंट में शंट करने के लिए क्या करते हैं, तो पैरेलल में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, इन पैरेलल विद द मीटर, मीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं। जैसे ये अमीटर है तो इसके साथ क्या होता है कि ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो यही शंट होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, वोल्ट मीटर में सीरीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट एट, मूविंग कॉइल जो होता है मेजरमेंट क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऑप्शन बताइएगा। डीसी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पीएमएमसी करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल जो होगा एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है। और पीएमएमसी जो होता है डीसी पर वर्क करता है, और ये एवरेज मेजर करता है, और ये मूविंग कॉइल आरएमएस मेजर करता है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम द इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम द इफेक्ट, कौन से इफेक्ट से फ्री नहीं होता है, मतलब कि आज़ाद नहीं हो सकता है। तो कौन से, किस चीज़ से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, स्टे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो कैपेसिटर हमेशा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर निर्भर करता है, मटेरियल को भर देते हैं, यहाँ पे मटेरियल फिल करते हैं, तो यहाँ पे स्टैटिक इफेक्ट से तो हट नहीं सकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से नहीं हटेगा। क्वेश्चन नंबर 120 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 व्हेन ए मेजरमेंट एंड एसी वोल्टेज द डियर्सोनबल मीटर मूवमेंट, डियर्सोनबल मूवमेंट का यूज किया, विल रिस्पॉन्ड, किस तरह का रिस्पॉन्ड करेगा। तो क्या कह रहा है, मेजरमेंट एसी वोल्टेज मेजर करना डियर्सोनबल मीटर से, मूवमेंट से, तो मीटर रीड रिस्पॉन्ड करेगा किस तरह का, डीसी सिग्नल का, रेक्टिफायर टाइप, एसी या पल्सेटिंग टाइप। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। डियर्सोनबल जो हो जाएगा रेक्टिफायर टाइप का यूज़ करते हैं। डियर्सोनबल क्या हो गया, तो रेक्टिफायर टाइप का होता है, रेक्टिफायर डीसी सिग्नल का होता है क्या, डियर्सोनबल। डियर्सोनबल किससे है, रेक्टिफायर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर कितना है 20, डियर्सोनबल किससे है, तो रेक्टिफायर से है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं किस में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इंक्रीज, इफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा गैल्वेनोमीटर का, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, तो एक रिलेशन होता है यहाँ पे, वोल्टेज सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट सेंसिटिविटी होता है, तो ये याद रखिएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट सेंसिटिविटी होता है। तो चलिए इसमें क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा, इनवर्सली होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा किसका। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी इफेक्टिवली बाय वैरिंग। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर जो होता है इफेक्ट बाय वैरिंग, किस चीज़ से वैरी करा सकते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, वोल्टेज इनपुट और टू स्टेटर, स्टेटर में वोल्टेज को दे करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इंडक्शन मोटर का, इंडक्शन मोटर का। देखिए इंडक्शन मोटर इस तरह का होता है, देखिए एक ये फील्ड वाइंडिंग होता है, थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, यहाँ से फील्ड वाइंडिंग होता है, ये हो गया, और एक रोटर का वाइंडिंग होता है, एक रोटर होता है इस तरह से, और यहाँ से जो होता है इनपुट दिया जाता है, इंडक्शन मोटर इस तरह से होता है। तो कीप इन रोटर कॉइल, रोटर कॉइल में स्पीड कंट्रोल करते हैं किस तरह का, फ्लक्स से नहीं करते हैं, वोल्टेज इनपुट स्टेटर से करते हैं, स्टेटर में वोल्टेज दे करके कर सकते हैं। 122 का जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। द स्पीड के चेंज बाय कंट्रोलिंग द इंडक्शन मोटर इज डन बाय द वैरिंग द वोल्टेज इनपुट टू द स्टेटर कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, यहाँ पे रोटर होता है, स्लिप रिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरिएबल करके भी करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा करके भी करते हैं, जो कि स्टेबल हो जाता है, टॉर्क स्मूथ हो जाता है, आराम से स्टार्ट होता है, करंट कम जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज को भी बढ़ा करके, इसमें टर्मिनल में वोल्टेज को बढ़ा करके भी कर सकते हैं, वोल्टेज इनपुट करके स्टेटर में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 23 में कह रहा है कि इन द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट स्केल क्या किस तरह का होता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का नॉन लीनियर होता ही है। क्वेश्चन नंबर जो होगा लीनियर स्केल होता है। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर जो हो जाएगा लीनियर होता है, लीनियर स्केल 23 का। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैव द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट स्केल इज लीनियर होता है। मूविंग कॉइल का और पीएमएमसी दोनों का लीनियर होता है, पीएमएमसी और मूविंग कॉइल का भी लीनियर होता है। आगे चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है, व्हेन द एसी वोल्ट मीटर इज अप्लाइड टू पीएमएमसी, पीएमएमसी में एसी करेंगे तो क्या करे, जल जाएगा। क्वेश्चन 24 का आंसर 3 ऑप्शन सही कह रहा है, मीटर रीडिंग जीरो करेगा या ऑन कर जाएगा, यानी जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि मेथड नॉट यूज, मेथड नहीं यूज किया जाए, मेथड नॉट यूज फ्रॉम द मेजरिंग ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस किस चीज़ का यूज नहीं करते हैं मेजर करने के लिए। तो यहाँ रेजिस्टेंस का मेजर जो होता है केल्विन डबल ब्रिज जो होता है वो लो रेजिस्टेंस का होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जो कि मीडियम का होता है, और हाई रेजिस्टेंस जो होता है मेगर का होता है, या लॉस ऑफ चार्ज मेथड जो होता है हाई के लिए होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, यहाँ पे पूछ रहा है कि नोट मेथड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस में किसका नहीं यूज किया जाता। क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है कि जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही है, केल्विन डबल ब्रिज तो होता ही है लो मेजरमेंट के लिए, बाकी ये मीटर वोल्ट मीटर सब्स्टिट्यूशन मीटर वेजिटेशन ब्रिज तीनों जो है सो मीडियम रेजिस्टेंस में मेजर करते हैं, मीडियम में यूज करते हैं। मीटर वोल्ट मीटर मेथड और केल्विन डबल ब्रिज तो होगा लो में, मीटर वोल्ट मीटर शंट हो गया और वेजिटेशनल ब्रिज तीनों मीडियम में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 26 कह रहा है कि इफ़ द सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर इज लेफ्ट ओपन, ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ये लाइन है तो इसे इस तरह से लगाते हैं, सीटी यहाँ शॉर्ट रहता है, अगर इसको ओपन कर दीजिएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर विल बी ब्लास्ट, ब्लास्ट कर जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर क्या होगा ब्लास्ट कर जाएगा क्योंकि इसमें करंट बहुत ज़्यादा जाएगा। ओपन सर्किट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना का देखते हैं तो 26 का जो आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर विल बी ब्लास्ट कर जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि फोटोमीटर भी की लिए कैटेगराइज्ड है, फोटोमीटर कैटेगराइज किस में करते हैं तो फोटोमीटर किस पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंपेरिजन इंस्ट्रूमेंट, कंपेरिजन करके यूज करते हैं फोटोमीटर। पोटेंशियोमीटर यार, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर होता है जो कि एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ रेजिस्टेंस होता है तो इसको वैरी करा करके करवाते हैं, तो क्या होता है कंपेरिजन टाइप होता है, कंपेरिजन करके रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में कह रहा है कि पावर कंजप्शन एलईडी लगभग क्या होता है वेरी लो होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा सी सही हो जाएगा, लो ही होता है। आगे चलते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफार्मर पर प्रीफर्ड VHF और UHF एप्लीकेशन, VHF और UHF एप्लीकेशन में कौन सा जो फ्लोइंग प्रीफर्ड करते हैं VHF और UHF का कहाँ एप्लीकेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा मॉस्फेट में यूज करते हैं VHF और UHF। क्वेश्चन नंबर 29 में ही है ना, 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा जो कि मॉस्फेट IGBT BJT TTO होगा, ऑर्डर द पावर रेटिंग SCR GTO। देखिए यहाँ पे है इस चीज़ का बताने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे है कि ऑर्डर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका होता है मॉस्फेट का होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन पावर रेटिंग किसका सबसे ज़्यादा होता है SCR में पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा होता है, जो कि स्विचिंग सबसे ज़्यादा होता है, स्विचिंग का कम कहाँ से होगा, स्विचिंग सबसे ज़्यादा होता है किसका मॉस्फेट का होता है, और जो पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा होता है वो SCR का होता है, यही चीज़ में दिखाया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 का, द मैक्सिमम परमिजिबल मॉड्यूल इंडेक्स FM इज द वेलोसिटी 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 30 में बोल रहा है कि इफ़ द मैक्सिमम परमिजिबल मॉड्यूल इंडेक्स FM ब्रॉडकास्ट कितना कर रहा है, जो कि 5 से कर रहा है, फर्स्ट है जो कि 5 से कर रहा है। यहाँ कर रहा है कि मैक्सिमम अलाउएबल, मैक्सिमम अलाउ कितना कर सकते हैं 100 किलोहर्ट्ज़ तक कर सकते हैं। द हाईएस्ट ऑडियो मॉड्यूल क्या होगा, हाईएस्ट ऑडियो मॉड्यूल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे एक फार्मूला होता है हाईएस्ट ऑडियो मॉड्यूल फ्रीक्वेंसी बराबर जो फार्मूला हो जाता है यहाँ पे जो हो जाता है डेल FM अपॉन हो जाएगा डेल मैक्स, मतलब कि जितना चल रहा है और उतना
प्लस हो जाता है, डाइवर्सिटी फैक्टर जैसे प्लस होता है। तो इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, 1100 किलो है ना, तो 100/5 कैंसिल कर देंगे, 20 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द डिफिनेशन ऑफ द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हॉट वायर जो है AC DC दोनों पर वर्क करता है। 31 का ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो RMS मेजर करता है, RMS इंस्ट्रूमेंट है, एवरेज नहीं है, RMS है, जो कि हॉट वायर क्या होगा, RMS होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में द स्केल ऑफ वोल्टमीटर यूनिफॉर्म इट्स टाइप इस किस तरह का होगा, तो मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल दोनों का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूविंग कॉइल एंड परमानेंट मैग्नेट दोनों का होगा, लीनियर होगा, यूनिफॉर्म होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 में क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसमें कह रहा है कि फॉर ए फ्रीक्वेंसी गिवन फ्रीक्वेंसी द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ ए इंडक्शन एमीटर में क्या होगा, तो गिवन फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, करंट के स्क्वायर का होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी जो करंट होता है ED करंट पर डिपेंड करता है। तो B मैक्स होता है, जो कि क्या होता है, ED करंट क्या होता है, ED करंट बराबर जो होता है B मैक्स का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर, इसी तरह से हो जाता है। तो क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। हॉलो कंडक्टर आर यूज टू ट्रांसमिशन लाइन। हॉलो कंडक्टर की इस ट्रांसमिशन को करते हैं, जो कि यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन सही होगा। रिड्यूस द कोरोना को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोरोना को रिड्यूस करने के लिए हॉलो कंडक्टर को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 34 में क्या कह रहा है कि रिड्यूस्ड कोरोना को 34 का हो जाएगा, सी ऑप्शन है। हॉलो कंडक्टर यूज टू ट्रांसमिशन लाइन इन द इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कोरोना। अगर डायमीटर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कोरोना कम हो जाएगा, कोरोना लॉस वो होता है जो मॉइस्चर के में चार्ज हो करके वो डायमीटर को बढ़ा देता है और यहाँ पे ग्लो करने लगता है। ब्लूइश कलर में जो होता है ग्लो करने लगता है, ब्लू कलर से दिखाते हैं, इस तरह से ब्लू कलर में जलने लगता है कंडक्टर के आसपास में। तो हॉलो कंडक्टर बना देंगे, हॉलो कंडक्टर, तो ये कम जाता है, क्योंकि कोरोना जो होता है डायमीटर को बढ़ा देता है। आगे चलते हैं 35 में। जीरो सीक्वेंस करंट कैन बी फ्लो फ्रॉम द लाइन इनटू ट्रांसफार्मर बैंक इफ द बाइंडिंग इन द, किस तरह का बाइंडिंग होगा। जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो, तो किस में होता है जीरो सीक्वेंस, स्टार में होता है जीरो सीक्वेंस, नहीं डेल्टा में होता है, जो कि जीरो सीक्वेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, ग्राउंड स्टार टू डेल्टा होता है। तो इनपुट यहाँ पे स्टार में जाएगा और आउटपुट जो होगा डेल्टा में जाएगा, तब जीरो सीक्वेंस करंट होता है डेल्टा में, क्योंकि स्टार में न्यूट्रल के लिए टाइम देता है लेकिन उसमें नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसमें क्या। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जो V बराबर 1 वोल्ट दिया गया है, dV/dt दिया गया है कितना 10 वोल्ट पर सेकेंड, और टाइम दिया गया है। स्विच क्लोज करेंगे तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, कैपेसिटेंस का मान पूछ रहा है इस सर्किट में। तो देखिएगा यहाँ KCL लगा देते हैं, यहाँ KCL लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V-3 हो जाएगा, नीचे की ओर करंट बहा देते हैं सब में। तो देखिए क्या हो जाएगा कि V-3 हो जाएगा, V-3/2 हो जाएगा, प्लस V-0 वोल्ट है तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या वोल्टेज जाएगा, तो
यहाँ पे जाएगा v माइनस हो जाएगा dv/dt, यहाँ पे है ना टोटल। i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा है, q बराबर होता है it होता है, तो i बराबर q/t हो जाएगा। तो यहाँ पे i का मान अगर पुट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा मिनट हो गया। तो i बराबर क्या हो जाएगा, q/t, q का मान dv/dt दिया गया है, तो -10 वोल्ट, और टाइमिंग जो दिया गया है c हो जाएगा, देखिए फिर से बनाते हैं इसको, c बराबर q/v होता है। तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा यहाँ से cv हो जाएगा, और यहाँ पे cv पुट करें तो c का c होगा 10 वोल्ट, dv/dt दिया गया है कितना 10, -10 दिया गया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो चलिए आगे इस पर क्लियर करके बताते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 v माइनस 30/2 प्लस हो जाएगा v/1 हो जाएगा प्लस c इंटू -10 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c का मान निकाल लीजिएगा, तो जो आ जाता है 0.2 फैराड आ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि HVDC ट्रांसमिशन लाइन प्रीफर्ड करते हैं HVAC बिकॉज HVDC हाज पर लॉसेस कम होता है HVDC में। क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन है। सिस्टम स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए HVDC का यूज़ करते हैं। 38 में कह रहा है कि नो मूविंग पार्ट आर रिक्वायर्ड, नो मूविंग पार्ट किस में जनरेट नहीं होता है। तो 38 का जो ऑप्शन है सी सही हुआ, थर्मोनिक कन्वर्जन में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, नो मूविंग पार्ट नहीं होता थर्मोनिक्स में। जैसे कि यहाँ पे डायोड होता है, फोटोडेलिसेट, जब यहाँ से लाइट पड़ता है तो करंट कंडक्शन होता है, तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे 39 में व्हिच प्लांट कैन नेवर हैव द 100% लोड फैक्टर, कौन सा प्लांट है जो कि 100% लोड फैक्टर नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आगे दिया गया, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ लेंगे, इसको पहले अच्छे से देख लेते हैं, जो कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि नेवर हैव लोड फैक्टर 100% नहीं रख सकता है, ये पूछ रहा था। चलिए आगे वाला इसको मैं देखते हैं कि क्या दिया है ऑप्शन। तो इसको डिलीट करके आगे चलते हैं तीसरा पेज में। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, फ्रंट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। पीक पावर प्लांट जो होता है वो नहीं होता है लोड फैक्टर 100%, लोड फैक्टर 100% नहीं देख सकते हैं पीक पावर प्लांट में। यहाँ कह रहा है कि पीक लोड प्लांट जो होता है उसमें 100% जो होता है लोड फैक्टर नहीं देते हैं, मतलब 100% उस पर लोड नहीं देते हैं, पीक लोड पर 100% लोड नहीं देते हैं पीक लोड में, नहीं कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं कि व्हिच प्लांट है द मिनिमम रनिंग कॉस्ट किसका है, तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का ये ऑप्शन से हाइड्रो पावर प्लांट में कोई भी फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द सुपर हीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि 3 GHz से 30 GHz तक होता है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सुपर हीटिंग फ्रीक्वेंसी। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी कितना होता है 3 GHz से 30 GHz, याद करने वाला इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 में जो हो जाएगा वो द ट्रांसमिशन स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन स्टेबिलिटी कौन सा होगा। तो 42 का आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी डेल टी बटा डी पी को ग्रेटर देन हो, डी पी डेल टी के ग्रेटर देन होता है, इसे पूछता नहीं है इस पावर में। क्वेश्चन नंबर 43 में व्हेन द रेजिस्टेंस 5 ओम आर रेजिस्टेंस से 10 ओम आर कनेक्टेड इन द, बन जाएगा, इसको बना के देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड 50 सेट पोल, तो स्पीड निकालना है, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं
24 में कह रहा है कि 240 वोल्ट 5 एम्पीयर करंट है द कन्वर्टेड 6 वोल्ट कन्वर्ट कर व्हाट इज द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो यहाँ टर्न रेशियो से निकाल लेंगे। 240 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए टर्न रेशियो जो होता है N2/N1 होता है, N2/N1 दिया जाता है। तो यहाँ पे निकालिएगा, जो करंट दिया गया है वोल्टेज दिया गया है, तो 145 का जो हो जाएगा, एक इक्वेशन होता है प्राइमरी टर्न अपॉन जो होता है सेकेंडरी टर्न बराबर जो होता है कि प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन जो होता है कि सेकेंडरी करंट अपॉन जो होता है प्राइमरी करंट होता है। तो इस पर डिपेंड कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी सेकेंडरी जो दिया जाएगा 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज का मान दिया गया है 240 दिया गया है, 240 वोल्ट दिया गया है और नीचे 6 वोल्ट दिया गया है। तो टर्न रेशियो निकल जाएगा, काट दीजिएगा 6 चौके 24 40 अनुपात 1 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है रिलेटिव टू द अगेंस्ट फिक्स 3 नेटवर्क। तो 3 नेटवर्क में क्या होगा, लिंक करंट फ्रॉम द, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। लिंक वोल्टेज फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सेट इंडिपेंडेंट रिलेटिव टू द गिवन फिक्स 3 नेटवर्क। 3 वो नेटवर्क दिया है, तो लिंक वोल्टेज जो हो जाएगा इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं, जो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन होगा उस पर टाइम देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ कर रहा है 2 पोर्ट नेटवर्क टू बी री क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 47 में है 2 पोर्ट नेटवर्क है, तो रेसिप्रोकल किस केस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाई जो है एडमिटांस इनपुट जो होता है इनपुट एडमिटांस जो होता है बराबर होता है आउटपुट इम्पीडांस क्या एडमिटांस का इनपुट इम्पीडांस का एडमिटांस का बराबर होता है। तो इसलिए 2 पोर्ट नेटवर्क में रेसिप्रोकल होता है किसका, Y21 बराबर Y12। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ हाफ वेव सिमेट्रिकल इज नेसेसरी। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ हाफ वेव सिमेट्रिकल इज नेसेसरी क्या होता है। 48 का आंसर नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ऑन ऑड फंक्शन कहलाता है। पीरियोडिक फंक्शन हाफ वेव सिमेट्रिकल नेसेसरी होता है ऑड फंक्शन में। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है 49 में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज टू सिस्टमेटिक हेल्प इन मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसको मेजर करने में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का भी जान जाइएगा, डी ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ द एबव पावर एनर्जी पावर फैक्टर करंट वोल्टेज सबका मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है डायनोमीटर टाइप में वाट मीटर इज कनेक्टेड टू एसी सर्किट पावर इंडिकेटेड बाय द वाट मीटर किस तरह का पावर का मेजर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, एवरेज मेजर करता है। एसी में रहता है वाट मीटर, एवरेज मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा DC voltage are ordered to few milli voltage measured accurate using DC voltage of the voltage few moving millivolt। the measure accurate कौन मेजर करेगा वोल्टेज को अच्छा से। 51 का आंसर जो हो जाएगा 51 का नल बैलेंस टाइप हो जाता है मीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं पोलराइज इलेक्ट्रो कैपेसिटर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि ओनली DC होता है। पोलराइज जो होता है प्लस माइनस पोलराइज हो जाता है और DC ही होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 53 में एडवांटेज विथ VT VM और नॉन इलेक्ट्रिक वोल्टमीटर क्या होता है। 53 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लो पावर कंजप्शन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हो जाता है 54 का। क्वेश्चन 54 एंगुलर वेलोसिटी मेजर्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी बी से मेजर करते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। एंगुलर वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से क्या है एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 55 में
क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ये सब बन जाएगा, देख लीजिएगा, उसमें टाइम पास नहीं करेंगे। जो बनाने वाला है इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड इन द स्टैटिक टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर सही हो जाएगा। 59 का जो सही हो जाएगा आंसर 1 सही है, इसको मिला लीजिएगा। ये सब बन जाएगा, आगे देख लीजिएगा। इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि टाइम बहुत कम होता है। इसको सेट मारिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन 3 हो गया, चौथा देखते हैं। टाइम ही बहुत मैनेज करना पड़ता है। ये सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रेंज ऑफ थर्मल मोशन जो होता है 300 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा, तो इसको याद करने वाला है। 64 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। हाफ mv² से निकाल सकते हैं, हाफ mv² लगा करके इसमें निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। द कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द थर्मोकेमिशन रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मास का मान हो जाएगा 3/2 किलो टेम्परेचर निकल जाएगा, तो वेलोसिटी बराबर 3/2 हो जाएगा। लाइट के स्पीड को ले लेंगे, लाइट के स्पीड को ले लेंगे, और मास जो होता है, मास एक इलेक्ट्रॉन का जो भी प्रोटॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो पुट करेंगे और लाइट का वेलोसिटी पुट करेंगे, तो हो जाएगा लगभग उसमें एक और फार्मूला होता है इसका 3/2 kT होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर के फॉर्म में अगर पुट कीजिएगा वेलोसिटी निकालने के लिए, तो यहाँ पे अंडर रूट होता है वेलोसिटी बराबर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 3/2 गुना टेम्परेचर 300 गुना T बराबर जो दिया गया है, T टेम्परेचर दिया गया है ना, 300 टेम्परेचर दिया गया है, और 3K का मान क्या है, कांस्टेंट होगा स्पेशल कुछ, तो देख लीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, पुट कीजिएगा तो आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में व्हाट इज द हार्म इफ द व्हाट इज द बी कंज्यूम द बन जाएगा। एनर्जी लॉस हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही रेगुलर हो जाता है।